हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि अभी डीएड वालों का काउंसलिंग हो रहा था प्रथम चरण का, जो प्रथम लिस्ट में तो कई लोगों को कई सारी काफ़ी परेशानियां हुई। कई लोग का एडमिशन नहीं हुआ, कई लोग कॉल आउटमेंट नहीं मिला, काफ़ी अच्छा नंबर होने के बाद भी आप लोग को कॉलेज नहीं मिला। तो कुछ कुछ ऐसी गलतियाँ आप लोगों ने भी की होगी। सारी चीज़ को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, ताकि जो अभी सेकेंड लिस्ट आने वाला है उसमें आप लोग की कोई गलती ना हो और आप लोग का सिलेक्ट होने की चांस बढ़ जाए और आप लोग को सही जगह कॉलेज भी मिल जाए। तो कई सारी गलती होंगी, कई सारी जानकारी है, मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले तो बता दूँ कि आप लोग को इस नोटिफिकेशन को आप लोग कई लोग ठीक से देखे नहीं होंगे, तो इसको नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद में उसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसको भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। प्रथम चरण का जो द्वितीय काउंसलिंग हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो सेकंड काउंसलिंग के लिए फिर से नया फॉर्म अप्लाई किया जाएगा उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, जो 10-10 से 14-10 के बीच फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और जिन लोगों को मेरिट लिस्ट देखना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, वहाँ जाइए, आसानी से वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना अलॉटमेंट लिस्ट देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं आगे की जानकारी क्या क्या चीज़ है। जैसे कि कई लोग का सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होने के बाद आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो ध्यान दीजिए कि अंकसूची DLED BEड जो भी आप लोग हैं DED BEड वाले, जो DLED जो परीक्षा का अंकसूची जो आपने अभी इंट्रेंस एग्जाम के लिए रिजल्ट दिया आया था उसको आपको लेके जाना है। उसके बाद अर्हकारी परीक्षा हायर सेकेंडरी 10+2, और जो DED BEड वाले हैं वो लोग ग्रेजुएट का अंकसूची लेके जाएंगे। तो जन्मतिथि 10वीं 12वीं का अंकसूची जरूरी है। जन्मतिथि देखने के लिए काफ़ी है आपके लिए। आरक्षित वर्ग संवर्ग के निर्धारित प्रमाण पत्र, जो भी आपका आरक्षित वर्ग है संवर्ग है, आपका जो प्रमाण पत्र जारी होता है वो आप लोग को रख लेना है। DED BEड वाले हैं आप लोग का जो डॉक्यूमेंट होता है निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। और जनरल वाले हैं 20%, बाहर वाले हम लोग के तो निवास या जाति प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो रही कुछ जो एडमिशन से संबंधित जानकारी। और आपका दस्तावेज परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जिस कॉलेज में आपको आवंटन किया जाता है, आपका मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज मिलेगा वहीं आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, वहीं आप लोग का एडमिशन भी हो जाएगा। और इसकी सूचना आप लोग को SMS के माध्यम से भी मिल जाएगी। और SMS प्राप्त नहीं होने पर SCRT की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, बता रहा है। तो आप लोग के जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके जरूर इसको बार बार आप लोग को चेक करते रहना है। कभी कभी SMS भी नहीं आता है, लॉगिन करके आप लोग ID पासवर्ड डालकर आराम से चेक कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और वहाँ जाके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन ID है तो जिस कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया उसको बारी बारी से आप लोग अप्लाई करके आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं। इसके लिए जैसे मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है कैसे चेक किया जाता है, सारी चीज़ उसमें है, आप लोग उसको एक बार देख लीजिए ताकि अच्छी तरह से आप लोग समझ आ जाए। और चयनित विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी सूचना है, जो भी चयनित विद्यार्थी हैं वो लोग निर्धारित डेट में ही आप लोग को जाकर वहाँ एडमिशन लेना है, न कि एक दिन बाद या तो एक दिन पहले आप लोग जाएंगे तो आप लोग का एडमिशन नहीं होगा। और लेट में जाने पर तो आपको पक्का निरस्त कर दिया जाएगा, कोई छूट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद या तो अगले सीजन में आप लोग का विचार किया जाएगा, अगले काउंसलिंग में, तो आप लोग को ध्यान देना है। और जब आपका एडमिशन होता है तो जो एडमिशन शुल्क लिया जाता है उसी के साथ ही आप लोग का एडमिशन लिया जाएगा वहाँ। तो जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें आप लोग को सारी चीज़ पकड़ के जाना है, पर इसके लिए शुल्क भी लेके जाना है। यहाँ और एक चीज़ बताया गया है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप लोग को ध्यान देना है। चयनित विद्यार्थी यदि प्रवेश के लिए निर्धारित अवधि में संस्था या महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है तो तथा निरस्त नहीं करता है तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अपने लॉगिन में जाकर अपना चयन एक बार निरस्त कर सकता है। तो यहाँ यह बता रहा है कि जो भी जिस कॉलेज के लिए अप्लाई किया है और वहाँ उनका नाम आ गया मेरिट लिस्ट में और वहाँ वो एडमिशन नहीं लेते हैं किसी कारणवश, तो सीधा जाके आप लोग को लॉगिन ID में जाइए, लॉगिन कीजिए और वहाँ सीधा एक्सेप्ट रिजेक्ट रहता है उसको रिजेक्ट कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए। तो जैसे ही आप निरस्त करते हैं तो आप लोग को आपका जो भी उसके अलावा जिस कॉलेज के लिए भी आपने ऑप्शन लिया है वहाँ नई जगह आप लोग को जो नई लिस्ट में आप लोग का नाम आने की चांस बनेगी। अगर आप निरस्त नहीं करते हैं तो सीधा आप रिजेक्ट हो जाएंगे, तो फिर से सेकेंड काउंसलिंग के लिए फिर से आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना पड़ सकता है। उसके बाद प्रवेश लेने के पश्चात संस्था या महाविद्यालय परिवर्तन आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। जो भी आप लोग को करना है पहले करना है, आप लोग को जहाँ भी आप लोग का लिस्ट आता है आप लोग को एडमिशन नहीं लेना है तो सीधा निरस्त कर दीजिए। और निरस्त करने का जो मौका है केवल एक बार दिया जाएगा, उसके बाद जो भी जहाँ भी लिस्ट आता है आवंटन आता है वहाँ आप लोग को एडमिशन लेना होगा। अगर आप लोग को DED BEड करना है तो कहीं भी नाम आया है तो प्लीज़ आप लोग रिजेक्ट मत कीजिए। कई लोग उन लोग से पूछिए जिन लोग का नाम भी अभी तक आया नहीं, कितना परेशानी हो रही होगी। तो आप लोग को जहाँ भी नाम आता है अभी सेकंड जो प्रथम चरण का द्वितीय सूची में अभी जो जिन लोग का भी नाम आता है जहाँ भी आता है आप लोग को सीधा एडमिशन ले लेना है, क्योंकि आप अच्छे के तलाश में अच्छा चीज़ भी खो सकते हैं। तो आप लोग को मौका नहीं खोना है, मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, बाद में अच्छे नंबर्स वालों का भी सिलेक्शन नहीं होता है, इस टाइप की परेशानी होगी। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि अगले चरण की प्रक्रिया के संबंध में कुछ चीज़ बातें बताया गया है। तो द्वितीय चरण का जो 10-10 से 14-10 के बीच अप्लाई होगा उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग का जिन लोगों के भी नाम अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, शायद अभी द्वितीय चरण में आ जाए, तो आप लोग को निराश नहीं होना है, सीट बहुत है, अभी मौका भी बहुत मिल जाएगा। तो आप लोग को निराश नहीं होना है, जितने भी लोगों ने भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है आने वाले समय आप लोग को सीट मिल ही जाएगी। जिसका बहुत ज़्यादा ही कम नंबर है तो लोग का अलग बात है, शायद ना मिल पाए इस बार, लेकिन आप लोग का ठीक ठाक जितना मीडियम नंबर है सब आप लोग को धीरज रखना है, आप लोग का नंबर आप लोग को सिलेक्शन होने के चांस है।
और अगले चरण की प्रक्रिया के बारे में भी कुछ यहाँ सावधानी ज़रूरी चीज़ बताया गया है, जिसमें आप लोग को ध्यान देना है। पहला है, प्रत्येक चरण में केवल एक बार ही विकल्प फार्म जमा किए जाएंगे। प्रत्येक चरण में केवल एक बार ही विकल्प फार्म जमा किए जाएंगे। इसका कहने का मतलब है, जो प्रथम काउंसलिंग के लिए अभी फॉर्म भराया था, उसके लिए भी आप लोग को एक बार फॉर्म भरना है। दूसरे चरण के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, तो उसमें भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का प्रथम चरण में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, उन लोगों का नाम लिस्ट ही नहीं आया, तो उन लोग को फिर से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जिन लोगों का नाम लिस्ट आया था और एडमिशन भी नहीं लिए, रिजेक्ट भी नहीं किए और एक्सेप्ट भी नहीं किए, तो लोग को फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर से नया शुल्क जमा करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यदि ये अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है या तो लेना नहीं चाहता, वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के लिए आवेदन को अगली सूची में अभ्यर्थी के द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा, इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा। अगर जिन लोगों का नाम आता है, एडमिशन नहीं लेता है और निरस्त करता है, एडमिशन नहीं लेना है और निरस्त करता है, तब की स्थिति में उसको फिर से फॉर्म के लिए अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा और फिर से फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो बाकी विकल्प है, जैसे 3-4 जगह, 5 जगह, 10 जगह भरा है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, कई जगह अप्लाई किया है, तो उन जगहों में से किसी एक जगह रायपुर में आया नाम लिस्ट और रायपुर में उसने अप्लाई नहीं, काउंसलिंग नहीं करवाया, तो उस जगह में उसको निरस्त कर सकता है। एडमिशन नहीं लेना है, निरस्त कर सकता है। लेकिन जो बाकी जगह बचते हैं, वहाँ आने वाले समय में लिस्ट में नाम आने की स्थिति बनी रहेगी, तो आप लोग को फिर से फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगा उन लोगों को, और आप लोग को पैसा भी फिर से खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जिन किसी अभ्यर्थियों का प्रथम चरण में चयन नहीं हुआ और वे दिए गए महाविद्यालय के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते, ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन को निःशुल्क ही दूसरे आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। परंतु अभ्यर्थी यदि विकल्प में बदलना चाहते हैं, अपनी लॉगिन आईडी में जाकर पुनः भुगतान करके फिर से अपना फॉर्म बदल सकते हैं और विकल्प भी बदल सकते हैं। तो जैसे कि जिन लोगों का अभी नाम लिस्ट आया ही नहीं, तो आप लोग को, मैं तो कहता हूँ आप लोग को फिर से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, विकल्प चेंज करना चाहिए। आप लोग को देख के समझ आ ही गया होगा, आप लोगों ने जिन जिन कॉलेज में फॉर्म अप्लाई किया था, वहाँ का कटअप कैसा गया, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर हाई कटअप गया है, मतलब वहाँ अच्छे नंबर वाले ने अप्लाई किया था, तो इसी कारण से हाई कटअप गया है, शायद उसके चक्कर में आप लोग का नाम लिस्ट भी नहीं आया होगा। तो आप लोग को, मैं सोचता हूँ, जैसे 10 जगह आपने अप्लाई किया तो 5 जगह को चेंज करना चाहिए, 5 जगह वही रखना चाहिए। 10 में से 5 जगह कुछ आप लोग को बदलना चाहिए और फिर से नया एप्लीकेशन आप लोग को फिल करना चाहिए। ये सेकेंड काउंसलिंग की बात हो रही है, अभी द्वितीय चरण लिस्ट आया नहीं है, तो अभी भी आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। द्वितीय चरण का लिस्ट आएगा, उसको देखिए, उसमें भी आप लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, तब की स्थिति में यह बताया जा रहा है, तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। अभी तो द्वितीय चरण का लिस्ट नहीं आया, तो कोई आप बदलाव भी नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ चौथा नंबर में बताया गया है कि जिन लोगों का नाम लिस्ट अभी द्वितीय चरण में भी आ जाता है और फिर से अपना नाम लिस्ट, जो जिस कॉलेज में उनका नाम आया है या तो वहाँ आवंटन हुआ है, उसको फिर से निरस्त करना चाहते हैं और अगले चरण के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो आप लोग को फिर से अगले चरण का जो थर्ड काउंसलिंग का जो फॉर्म अप्लाई होगा, उस टाइम आप लोग को फिर से नया फॉर्म अप्लाई करना होगा। उस टाइम आप लोग को कोई छूट नहीं दिया जाएगा, आप लोग को आपसे प्रॉपर जो भुगतान लिया जाता है वो आप लोग से लिया जाएगा। तो इस टाइप से है। तो आप लोग को जहाँ भी मौका मिले, अगर आप लोग को डीएड बीएड करना है, तो आप लोग को ज़रूर अप्लाई कर लेना है, काउंसलिंग करवा लेना है। आप लोग को जहाँ कॉलेज मिल रहा है वहाँ 2 साल आप लोग को काट लेना चाहिए अच्छी तरह से। और फिर से दूसरी बार में उसका नाम लिस्ट आता है और फिर से वो चयन निरस्त करना चाहता है, तो उसको दूसरी बार में भुगतान शुल्क पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ जो देखेंगे अगले नंबर में, जो अभ्यर्थी प्रक्रिया नोट रिपोर्टेड या किसी अन्य कारण बाहर हो गए हैं, वो अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन कराना होगा। मतलब अगले चरण का जब भी आप सेकंड काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई होगा, सेकंड थर्ड काउंसलिंग के लिए, तो आप लोग को फिर से भुगतान करके अप्लाई करना होगा, फिर से पेमेंट करना होगा, तभी आप लोग का जो अगले काउंसलिंग में आप लोग जुड़ सकते हैं। तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद यदि 2 चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद भी सीटें रिक्त रह जाती है, तो तीसरा चरण आवंटन की प्रक्रिया, तृतीय चरण के लिए कार्यक्रम और नियम और शर्तें पृथक के बाद में SCRP रायपुर वेबसाइट में दिया जाएगा। तृतीय चरण पूर्व चरणों के समान होगी। तो जो तृतीय चरण का है, जो काउंसलिंग प्रक्रिया शायद बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है, उसका अलग से जानकारी दिया जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप लोग का मेन जानकारी थी। तो आप लोग को अभी क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बता देता हूँ। जिन लोगों का भी प्रथम चरण में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो प्रथम लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो प्रथम चरण के जो प्रथम लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अभी जो द्वितीय सूची आएगा, प्रथम चरण का द्वितीय सूची आएगा, उसमें कई लोग का सिलेक्शन होगा, फिर भी बच जाते हैं, तो आप लोग को घबराना नहीं है। अभी आप लोग का दूसरा तीसरा काउंसलिंग भी होगा, उसमें आप लोग का 4 से 5 लिस्ट निकलेगा। उसके बाद तीसरे में भी सीट बढ़ जाता है, तो चौथा, पाँचवा, छठवां, ऐसे पूरी सीट नहीं भरते तक आप लोग का काउंसलिंग होता रहेगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है, कम नंबर है, फिर भी आप लोग को धीरज बनाए रखना है, कभी भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जिन लोग का भी कॉलेज मिल रहे हैं, जहाँ भी मिल रहे हैं, उसको सीधा कर डालिए जी। आप लोग बार बार निरस्त मत कीजिए, अच्छी जगह मिल रहा है या तो
आप लोग के घर से थोड़ा दूर भी मिल रहा है तो 2 साल की बात है, आप लोग को जहाँ भी डीएड बीएड मिल रहा है उसको आप लोग को वहाँ को जाके एडमिशन काउंसलिंग करवा लेना चाहिए, क्योंकि जब जॉब लगेगा तो आप लोग को घर में तो जॉब लगने वाला है नहीं, तो उसके लिए आप लोग को कहीं भी एक कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए, आप लोग बाहर भी जाइए, वहाँ का माहौल में भी आप लोग को ढलने का मौका मिलेगा, नया कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो जहाँ भी आप लोग को मौका मिलता है एडमिशन काउंसलिंग कॉलेज मिलते हैं वहाँ जाके आप लोग आराम से करवा लेना चाहिए। और जितने लोगों का भी अभी फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों का भी नाम लिस्ट नहीं आया है आप लोग को घबराना नहीं है, अभी टाइम बहुत है, सीट भी बहुत बाकी है, तो आप लोग को धीरज बना के रखना है। तो आप लोग को थोड़ा सा सब्र रखना है, आप लोग को भी अपना जिस टाइप से आपने मेहनत किया आप लोग को फल ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जैसे ही नया फॉर्म फिलअप होगा उसका वीडियो भी आ जाएगा। 30/9/2024 को जो प्रथम चरण का द्वितीय सूची जारी हो जाएगा उसके बारे में भी आप लोग को उसका PDF में टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ आप लोग को जाकर जरूर ज्वाइन हो जाना है। और अलॉटमेंट सीट देखने के लिए आप लोग को जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, पहले भी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसका लिंक है, उसको आप लोग को क्लिक कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को कैसे अलॉटमेंट देखना है वो आप लोग को मिल जाएगा, मेरी लिस्ट कैसे देखना है सारी जानकारी वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भी आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं इस चैनल में अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय जोहार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, टेक केयर।